दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग घटना चक्र पुनर्विलोकन जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के का होता है, उसमें हम लोगों ने आपका भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू किए थे। हम लोग ऑलरेडी 4 वीडियो डाल चुके हैं। इस पर आपका 116 से उधर का 101 से लेकर 116 तक का वीडियो आपका 4 वीडियो में डाला जा चुका है और हम लोग आगे कंटिन्यू जो है 5वें वीडियो में देखेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे योगदान करता है। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, ये बताना है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? पहला ऑप्शन होगा प्राथमिक क्षेत्र, बी आपका द्वितीयक क्षेत्र, सी आपका तृतीयक क्षेत्र, डी आपका सार्वजनिक क्षेत्र। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा ऑप्शन सी? तो तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। जो है सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र में आपको क्या आता है? तो सेवा क्षेत्र आता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है। तृतीयक क्षेत्र के 3 अंग हैं। ये है, पहला है आपको परिवहन, संचार और व्यापार, दूसरा आपको बैंकिंग, बीमा और वास्तविक जायदाद, तथा तीसरा आपका सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं, चौथा है आपका आर्थिक समीक्षा, तीसरा आपका सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार तृतीयक क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल मूल्यवर्धन ग्रोस वैल्यू एडिशन में हिस्सा वर्ष 2021-22 में आपका 53% हो गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत आपका सेवा क्षेत्र है, पढ़ लिए थे हम लोग। नेक्स्ट आपका सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? पहला दिवालियापन, बैंकरप्सी, दूसरा व्यापार चक्र, तीसरा जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं, डी आपका आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आपका आर्थिक असमानताएं। क्या है? तो आर्थिक असमानताएं आपका सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है आपका आर्थिक असमानताएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्ष निर्धनता के मापन हेतु मुख्यतः 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पहला है लॉरेंज वक्र विधि, दूसरा है गिनी गुणांक विधि। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्ष निर्धनता के मापन हेतु मुख्यतः 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पहला लॉरेंज वक्र विधि, दूसरा है गिनी गुणांक विधि। नहीं देखते हैं। नेक्स्ट होगा, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार दिया है? स्वयं सेवा समूह का विचार किसने दिया है? तो पहला ऑप्शन है आपका अमर्त्य सेन, बी आपका मोहम्मद यूनुस, सी आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आपका डी है आपका वेंकैया नायडू, तो ई है आपका कोई नहीं, इससे अधिक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मोहम्मद यूनुस, जो कि अभी
बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कार्यवाहक सरकार के मुखिया बने हुए हैं आपका मोहम्मद यूनुस। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को मोहम्मद यूनुस ने दिया था। देखते हैं स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी। इन्होंने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरा है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी। उन्होंने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरा है। और नेक्स्ट देखेंगे पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण विकास हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक विकास हुआ है आपका 53%, अभी वर्तमान में 53% है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 41% से बढ़कर आपका 2021-22 में 53% हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किससे? ए आपका जनसंख्या से, बी है राष्ट्रीय आय से, सी आपका राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। आपका किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, आपका कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या से। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने से आपको क्या मिलता है? तो आपका प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है। प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति कैसे होती है? राष्ट्रीय आय को जनसंख्या को आपको राष्ट्रीय आय को आपको जनसंख्या से भाग देना पड़ता है, तो आपको प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, हम लोग इस क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय में कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर उस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। जनसंख्या को पर राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू, बी है मनमोहन सिंह, बी है आपका इंदिरा गांधी, डी आपका पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ आपका हो जाएगा भारत के आर्थिक सुधार का जनक आपका पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है, जो कि प्रधानमंत्री बना था 1990 में बना था। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार जून 1991 के अंत में सत्ता में आने के पश्चात तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1 जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों को, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया, लागू करना प्रारंभ किया। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इसी के कारण उदारीकरण की नीति को राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं, राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधार का जनक तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है, पॉयनियर कहा जाता है। आपका किसे कहा जाता है? तो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह को। पीवी नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधार का जनक तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का अग्रदूत, पॉयनियर, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
वैश्वीकरण वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो मैंने आयात शुल्क में कमी, बी आपका आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, सी आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, डी आपका सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी विनिवेश। तो यहाँ आपका अवसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन डी आपका क्या सम्मिलित नहीं है वैश्वीकरण में? तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये आपका वैश्वीकरण में शामिल नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश आपका किसमें शामिल नहीं है? तो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में सम्मिलित क्या क्या है? आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, सी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह इत्यादि। तो देखते हैं इस प्रश्न, देखते हैं। वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र, वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन आदि शामिल है। वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, ये पहला ऑप्शन आपका पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बी आपका पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, सी आपका बढ़ता जाता है, डी आपका स्थिर रहता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आप डी सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था क्या होती है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, का अंश बढ़ता जाता है, तथा प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां सम्मिलित हैं, का अंश क्रमशः कम होता जाता है, तो कम होता जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। होता जाता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में फर्स्ट एनुअल में भारत के राष्ट्र के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः 53%, 28.2% तथा 28.8% है। आपका प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 53%, द्वितीय क्षेत्र आपका 28% और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा आपका 28.8% अनुमानित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है? यह आपका अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को, बी आपका साक्षरता दर को, सी आपका जन्म पर जीवन प्रत्याशा को, डी आपका शिशु मृत्यु दर को। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए आपका शिशु मृत्यु दर को एक अवयव के रूप में नहीं लिया गया। तो किसको लिया गया है? पहला है लिया गया है अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, और बी आपका साक्षरता दर, सी आपका जन्म पर जीवन प्रत्याशा को, ये तीनों को लिया गया है, डी को नहीं लिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
यूएनडीपी के विकास मानव विकास सूचकांक निर्माण में निम्न घटक है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में निम्न घटक हैं। प्रति व्यक्ति आय, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर डॉलर में, दूसरा हुआ क्षमता दर, साक्षरता दर, तीसरा हुआ जन्म पर जीवन प्रतिशत। यूएनडीपी आपका प्रति व्यक्ति आय, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, दूसरा है आपका साक्षरता दर, तीसरा आपका जन्म पर जीवन प्रतिशत। यूएनडीपी द्वारा भारत में मानव विकास सूचकांक निर्माण हेतु अन्य सभी देशों की तरह उपयुक्त तीनों घटक को प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? आर्थिक अधिसंरचना में इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा नहीं आता है? ए आपका सड़कें, बी आपका रेलवे, सी आपका शिक्षा एवं स्वास्थ्य, डी आपका ऊर्जा। तो आपका आर्थिक अधिसंरचना में क्या नहीं आता है? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता है, ये आपका सोशल वर्क में आता है। अधिसंरचना दो प्रकार की होती है। अधिसंरचना में कितनी प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। पहला है भौतिक अधिसंरचना तथा दूसरा सामाजिक अधिसंरचना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। भौतिक आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल एवं वायु परिवहन, दूरसंचार आदि आते हैं। सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास आदि आते हैं, जिनका संबंध मानवीय कौशल के विकास से है। आधारभूत संरचना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी आधारभूत, जिसके बिना विकास संभव नहीं हो सकता, की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? ए आपका शिक्षा, बी आपका स्वास्थ्य, सी आपका तार संचार, दूरसंचार, डी आपका आवास। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कि शामिल नहीं किया गया सामाजिक अधिसंरचना में, तो तार और संचार को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। सरकार की नीति मेक इन इंडिया, सरकार की नीति आपकी मेक इन इंडिया के संदर्भ में सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, बी आपका लाल फीताशाही को हटाना। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना, बी आपका लाल फीताशाही को हटाना, सी है आपका विनिर्माण की लागत को कम करना, डी आपका उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ ऑप्शन है नौकरशाही को ढीलापन को दूर करना, नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, आपका विनिर्माण की लागत को कम करना, डी आपका है उत्पाद को प्रतियोगी बनाना। ये चारों आपका सही है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों में नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना तथा उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? आपका औद्योगिक विकास के लिए कौन सा एक प्रोत्साहकी नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका मेक इन इंडिया, बी आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सी आपका स्टार्टअप इंडिया, डी आपका डिजिटल इंडिया। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी में सब्सिडी नहीं है, तो आपका यहाँ पर कोई भी सब्सिडी नहीं है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों में सुधार द्वारा सरकार उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बना रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों में सुधार द्वारा सरकार उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बना रही है। नेक्स्ट है आपका पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में आपका नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पूरा का प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपका पहला ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, बी है मनमोहन सिंह, सी आपका लाल कृष्ण आडवाणी, डी आपका जवाहरलाल राजीव गांधी। तो ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना का प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्रेशन इसका। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में सारी सुविधाओं को प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। पूरा का फुल फॉर्म है आपका प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया का संक्षिप्त रूप है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विजन 2020 में पूरा मॉडल की अवधारणा को प्रस्ताव दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी? डी आपका आंसर है उपयुक्त सभी के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, बी स्वास्थ्य बीमा के लिए, व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए आदि सभी के लिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन, बीमा व चिकित्सीय सुविधाएं जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2004 को सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया है। सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव क्या नहीं है? कौन सा अवयव का प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव नहीं है? तो पहला है प्राथमिक शिक्षा, बी आपका ग्रामीण स्वास्थ्य, सी आपका पोषण, डी आपका ग्रामीण सड़क। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव नहीं है आपका पोषण, आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव नहीं है। देखते हैं वित्तीय वर्ष 2001 से प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के घटक निम्न हैं। प्लस स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें, विद्युत, ग्रामीण विद्युतीकरण। अपने प्रारंभ में पीएमजीवाई में प्रथम 5 घटक ही थे। छठे घटक ग्रामीण विद्युतीकरण को पीएमजीवाई में 2001 से 2 में जोड़ा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और कथन 2। कथन ए कथन है, दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली जितनी आशा की जाती थी। रीजन है आपका केंद्रीकृत ढांचे के कारण क्रियान्वयन अपर्याप्त रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल आपका ए सत्य है, बी असत्य है। समेकित विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती थी। ये आपका सही है। एकीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है। देखते हैं इस प्रश्न, ये गलत है।
दूसरा ऑप्शन। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP जैसे अनेक कार्यक्रमों का निष्पादन भी IRDP के स्तर का अथवा उससे बेहतर रहा है। उदाहरणार्थ ग्रामीण रोजगार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसे IRDP के साथ साथ अक्टूबर 1980 के से प्रारंभ किया गया था, में छठी योजना की अवधि में 15 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन लक्ष्य की अपेक्षा लगभग 18 लाख मानव दिवस रोजगार कायम किया गया। वर्ष 1989 में प्रारंभ जवाहर रोजगार योजना का प्रशासन ग्राम पंचायतों के अधीन रखा गया। अतः कथन ना तो एक सही है, ना ही कथन दो सत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संदर्भ के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया है? स्वच्छ भारत ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस अवधि के दौरान लागू किया गया है? तो आपका ऑप्शन ये है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तो यहाँ आपका आंसर है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में की गई थी, जिसका समय अवधि वर्ष 2020 से 21 से 2022-24 से 25 तक है। 2021 से 2024-25 है। इसके पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी, जिसकी समय अवधि वर्ष 2014 से 19 थी। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से आपको 116 से कंटिन्यू करेंगे, 132 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।